गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी के व्याकरण का पार्ट 3 पढ़ेंगे, संधि। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने बताई थी, जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब उस भाषा के निर्माण को करने के लिए हम उन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, वो शब्द ही हमारी भाषा का रूप लेते हैं। तो अब वो शब्द कैसे बनते हैं, वो वर्ण कैसे बनते हैं, उन वर्णों को मिलाने के या उस वर्णों के मिलाने का जो तरीका है, वो तरीका संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। संधि यानी कि उन ध्वनि वर्णों को मिलाकर हम जब नया शब्द बनाते हैं तो वो होता है संधि। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से हुए विकार। विकार यानी हमने दो वर्णों को मिलाकर जब उसका कोई नया शब्द बनाया तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द निर्मित होता है या जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसको हम संधि कहते हैं। संधि मतलब मिलाना। ठीक है, तो अब इसके बाद हम संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन मैंने वर्ण विचार में आपको पहले ही बताए थे। वर्ण विचार जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, उसमें स्वर यानी अ से लेकर अंग्य तक स्वर और व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक। उसमें कुछ संयुक्त व्यंजन थे, आयोग वा भी आया था, चंद्र बिंदु और आपका बिंदु और चंद्र बिंदु, ये आयोग वा, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। तो इन सब का प्रयोग आपका संधि में होगा। संधि 3 प्रकार की है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि को पढ़ेंगे और उसके भेदों पर विचार करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है आपकी, स्वर संधि की डेफिनेशन है कि जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो वो स्वर संधि कहलाता है। मतलब दो जो स्वर हैं वो आपस में मिलते हैं, दो स्वरों को मिलाकर जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो होता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के आपके भेद हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं? सबसे पहले आपका स्वर संधि के भेद में फर्स्ट आपका है दीर्घ संधि। फिर आपका सेकंड है दीर्घ के बाद है गुण। गुण के बाद आपका अगला है वृद्धि। फिर आपका वृद्धि के बाद यण। यण के बाद आपका अयादि। तो ये आपके स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि। अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि में आपका जो यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ, ई,
ऊ बन जाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इसमें दो वर्णों को मिला रहे हैं तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण मिलेगा तब अपना संधि हो रही है। तो इसमें हश्व में अ ई उ के आगे अ ई उ आ जाए तो वो क्रमशः आ ई यानी कि छोटा और फिर छोटा तो बड़ा बन जाता है। जैसे छोटा अ प्लस छोटा आ, ये क्या है, स्वर है। तो इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ, जैसे इस तरह से। फिर है अगर छोटा अ इसके बाद बड़ा आ आता है तो क्या बनेगा, तो भी बड़ा आ बनेगा। ये स्वर का एक तरीका होता है बेटा शब्दों को मिलाने का, यानी कि स्वर संधि में यदि हश्व या दीर्घ उसके आगे क्रमशः हश्व या दीर्घ आ जाते हैं तो मिलकर बड़ा ही बनता है। जैसे अगर इसमें हम ई लेते हैं, जैसे आपका ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई बनेगा। इस तरह से आपके शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम गुण संधि पढ़ेंगे। तो अब आपका गुण संधि है। गुण संधि में इसमें नियम है बेटा, ये आपको एज इट इज बुक में से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अ या आ के आगे ई या ई आए तो मिलकर बड़ा ए बनेगा। फिर अ या आ के आगे उ या उ आए तो ओ बनेगा। इसके जितने भी आपके बेटा हर एक संधि के जो नियम हैं ये आपको बुक में पढ़कर इसको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हुए आपके स्वर संधि के भेद। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर उनमें जो विकार होता है, यानी व्यंजन यानी क से लेकर ज्ञ तक जो अपने व्यंजन शब्द होते हैं उनके बाद फर्स्ट आपका व्यंजन है, उसके बाद सेकंड में अगर व्यंजन हो या स्वर हो दोनों से ही मिलान होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। इसके बाद आपको प्रत्येक वर्ण के जो चरण हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, उससे आपको व्यंजन संधि के एक एक नियम आपको समझ में आएगा। देखो व्यंजन संधि को समझने के लिए आपको प्रत्येक जो वर्ग है, जैसे अपना क का वर्ग होता है, ये क का वर्ग, इसका जो हमारा पूरा क ख ग घ ण, तो ये पूरा वर्ग है क का, फिर च का, प का, ये सारे आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसके प्रत्येक नियम में पहले वर्ग का तीसरा वर्ण कि पहले वर्ग का चौथा कि तीसरे वर्ग का पांचवा, इस तरह से आपके वर्ग आएंगे तो वो वर्ग आपको याद करने, यानी आपको वर्णमाला संधि समझने के लिए वर्णमाला विशेष रूप से याद होनी चाहिए। तो व्यंजन संधि में हमेशा वर्ग का तीसरा वर्ण या वर्ग का चौथा वर्ण या वर्ग का पांचवा वर्ण ये नियम के अनुसार आते हैं, इनसे शब्दों का निर्माण होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके जो 5 नियम हैं, 3 नियम, इसके 3 नियम आपके इसमें बुक में दे रखे हैं। जैसे पहले नियम में आपका मैंने आपको बताया वर्ग याद करना है, तो पहले नियम में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण आता है, फिर दूसरे नियम में पहले वर्ण का पंचम वर्ण आता है और तीसरे नियम में त का अगले वर्ण में बदलना, यानी कि त के पश्चात अगर च ट ज ण या ल या त आता है तो उसके अनुरूप उसके शब्द बदल जाते हैं। ये जो नियम है आपको एज इट इज बुक में से पढ़ना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अगली संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग का मतलब होता है आप विसर्ग संधि की बेटा सबसे अच्छी पहचान क्या है कि विसर्ग संधि में शब्द के पहले शब्द के पीछे विसर्ग यानी कि 2 बिंदु लगी होती हैं, ये विसर्ग संधि की पहचान है। विसर्ग संधि में विसर्ग के पश्चात यानी पहले शब्द के पीछे जो विसर्ग यानी 2 बिंदु लगे होते हैं उसके पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नी के पीछे बिंदु जैसे आपका नी है,
ये नी है, नी के पीछे हमने बिंदु लगाया प्लस आपका नी रस, तो अपना शब्द बन गया नीरस। ये छोटी की मात्रा इसमें है, लेकिन इसका जब शब्द हम बनाएंगे तो नीरस शब्द बनेगा। तो इस तरह से आपका विसर्ग संधि की सबसे अच्छी पहचान है, पहले शब्द के पीछे दो बिंदु लगी रहती हैं, उसके बाद आपका इसमें दूसरे उसमें स्वर या व्यंजन होता है, उससे विसर्ग संधि का निर्माण होता है। तो बेटा ये आपके संधि में 3 आपके भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें स्वर की आपके जो 5 हैं, आपका इसमें दीर्घ है, अयादि है, यण है, वृद्धि है, ये स्वर संधि के भेद हैं। और व्यंजन संधि के 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। विसर्ग संधि में आपका फर्स्ट वर्ण के पीछे 2 बिंदु होता है, ये विसर्ग संधि की पहचान होती है। तो अब मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन के बाद जो आपने क्या क्या सीखा वो एक बार फिर रिपीट करती हूँ। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, यानी कि 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। सेकंड, संधि के 3 प्रकार हैं, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से होने वाला विकार, यानी 2 स्वरों के मेल से बनने वाला नया शब्द या परिवर्तन, वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। इसके बाद व्यंजन संधि की क्या डेफिनेशन है? व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग और स्वर और व्यंजन के मेल से, विसर्ग यानी कि ये बिंदु, ठीक है, पहले शब्द के बाद में जो बिंदु लगी होती है ये विसर्ग है। तो विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, उनके मेल से जो नया शब्द निर्मित होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो आज हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, स्वर संधि के भेद पढ़े, व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग संधि की पहचान, विसर्ग संधि के नियम। तो ये हमने सबकी परिभाषा और सबके नियम हमने और उनके भेदों को आज पढ़ा। अब इस पाठ को आप घर पे रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर और जो आपकी बुक एक्सरसाइज है वो मैं फिल करके PDF में भेजूंगी, उसे आप बुक में फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हमने अपना संधि वाला चैप्टर कंप्लीट किया। ओके, अब हम इसमें एक टॉपिक और ग्रामर का कंप्लीट करते हैं। आपका जो 5th चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, तो आज मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय और समझाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपका जो उपसर्ग की डेफिनेशन है यानी परिभाषा है वो पहले अपन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है जो शब्दांश शब्दों से पूर्व, पूर्व यानी पहले, शब्दों के आगे, पहले जो पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखो पहले, सबसे पहले मैंने ये 2 चैप्टर 5th और 6th दोनों चैप्टर कंबाइन करके समझा रही हूँ, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय एक से हैं। उपसर्ग में शब्दों का निर्माण होता है, उसमें शब्द आगे लगते हैं, और प्रत्यय में शब्दों के निर्माण के लिए हम शब्द पीछे लगाते हैं। इसलिए मैं दोनों ही चैप्टर्स को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले उपसर्ग की डेफिनेशन हमने पढ़ी, अब आपको उपसर्ग में विस्तार से समझाती हूँ। देखो, जब हम कोई शब्द का निर्माण करते हैं, आपको मैंने सबसे फर्स्ट चैप्टर में भाषा बताई थी, तो भाषा में मैंने बताया था कि भाषा यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होता है। तो अपने भाषा के निर्माण में पहले हम वर्णों की सहायता से शब्द निर्माण करते हैं, फिर वो शब्द हमारी भाषा का रूप लेते हैं। तो वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको संधि में भी बताई थी।
अब वो शब्द जो हैं उसमें अगर हम उसमें अर्थ परिवर्तित कर दें उन शब्दों के, तो वो अर्थ परिवर्तित कैसे होता है, वो उपसर्ग और प्रत्यय की प्रक्रिया के आधार पे। तो सबसे पहले उपसर्ग में जब हम कोई शब्द निर्माण करते हैं तो मूल शब्द के आगे, जैसे अपना एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे उदाहरण है अपना शब्द, ये मूल शब्द है, मूल शब्द, और ये उपसर्ग और निर्मित शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्द निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल, जीवन, ये आपका मूल शब्द है। फिर हम अगर इस जीवन में उपसर्ग यानी इस शब्द के पूर्व, ये पूर्व बोला है ना, तो पूर्व यानी पहले, इसमें अगर हम आ लगा देते हैं तो हमारा जीवन यानी कि एक जीवन के बारे में केवल शब्द है, और अगर हम उसके अंदर आ लगा देंगे तो हमारा निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, आजीवन। तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, आजीवन यानी जीवन पर्यंत। तो हम शब्दों का निर्माण जो उपसर्ग में करते हैं, मूल शब्द के आगे जब हम कोई शब्द लगाते हैं तो उससे जो निर्मित शब्द होता है वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग में शब्द निर्माण में आगे शब्द लगता है और प्रत्यय में पीछे। उपसर्ग में मूल शब्द के आगे, पूर्व, आगे जब हम कोई शब्द लगा के नया शब्द बनाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उपसर्ग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और उपसर्ग में शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताई, यानी कि मूल शब्द के आगे कोई शब्द लगाकर जब हम कोई नवीन शब्द बनाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को उपसर्ग बताया। उपसर्ग में शब्द निर्माण में यानी मूल शब्द में आगे जब कोई शब्द लगाते हैं, उससे जब कोई शब्द में परिवर्तन होता है या नया शब्द बनता है, उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया, उपसर्ग की परिभाषा बताई और उपसर्ग में शब्द निर्माण कैसे करते हैं वो बताया कि मूल शब्द के आगे कोई शब्द लगाकर जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो वो होता है उपसर्ग। अब आपके जो उपसर्ग हैं वो 4 प्रकार से प्रयोग होते हैं। हिंदी में कई प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं बेटा, संस्कृत के उपसर्ग यानी कि संस्कृत में जो शब्द हैं उसके उपसर्ग, जैसे अनु, अप, अव, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो जैसे संस्कृत में हम अगर अनु का प्रयोग करके हम कोई शब्द बनाएंगे तो जैसे अनुकरण, ये आपका शब्द बन गया। ये करण मूल शब्द हो गया और अनु जो है वो उपसर्ग हो गया। तो ये आपका इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आपका है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में भर, सब, तो उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। तो जो मूल शब्द है, जैसे हमने पे, और इसमें उपसर्ग हमने आगे लगाएंगे तो ये हो गया भर, तो ये हो गया अपना भरपेट। सब, परिवार, परिवार अपना मूल शब्द है और इसमें स हमने आगे लगाकर सब परिवार, तो ये अपने हिंदी के उपसर्ग हैं। ऐसे ही उर्दू में उपसर्ग वही रहते हैं, केवल हिंदी, संस्कृत और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द परिवर्तित होते हैं। शब्द निर्माण का तरीका वही रहता है, उपसर्ग में आगे लगते हैं। शब्द कौन से आपके संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, ऐसे ही उर्दू, फारसी के हैं। जैसे उर्दू में खुश है, कम है, तो जैसे खुश, तो इसका खुश का एग्जाम्पल है तो इसका लगा देंगे खुश मिजाज। ये आपका मूल शब्द हो गया और ये आपका उपसर्ग हो गया। इस तरह से खुश मिजाज, तो ये अपने उर्दू, फारसी, कम, कम में आ जाएगा, कम आपका उपसर्ग और मूल शब्द आपका जोर, तो ये हो गया कमजोर। इस तरह से हमने उर्दू, फारसी के बनाए।
अब इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग पे आ जाते हैं। तो जैसे सब अपना मूल शब्द, ये उपसर्ग है और ये हेड है, उपसर्ग है तो ये आगे लगेंगे। तो इसमें सब में अपना जब हम बनाएंगे तो सब के लिए है सब जन, सब जज, ये जज अपना शब्द हो गया और सब अपना उपसर्ग हो गया। ऐसे ही हेड, तो हेड में हेड मास्टर हो सकता है, हेड क्लर्क हो सकता है। मतलब ये कहने का है उपसर्ग अपने 4 तरह के, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के होते हैं और अंग्रेजी के होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हम आगे करते हैं। ये जो हमने अंडरलाइन कर रखा है ये सारे उपसर्ग हैं, ठीक है। तो उपसर्ग में शब्द निर्माण में शब्दों के आगे शब्द लगाकर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। अब बच्चों, मैंने आज आपको उपसर्ग के अंदर पूरा मैंने आपको बताया, उपसर्ग की परिभाषा बताई और उपसर्ग कितने, हिंदी में अपने उपसर्ग कौन कौन से हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये मैंने बताए। और इन उपसर्गों को लगा के शब्द निर्माण कैसे करते हैं ये बताया। तो आज हमने संधि के बारे में पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, संधि के भेद और उन भेदों के भी जो भेद हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन किए। और उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों टॉपिक इसलिए मैंने लिए थे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक दूसरे से मतलब समान है। जैसे उपसर्ग में शब्द आगे लगकर शब्द निर्माण होता है और प्रत्यय में पीछे, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए थे। इस चैप्टर को मैं अब आपके आगे वाले वीडियो में समझाऊंगी। उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा और प्रत्यय के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।